नमस्कार, मैं अभिषेक। अभी कुछ दिनों से आपने ये न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि बांग्लादेश में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती शेख हसीना, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। लेकिन हालिया कुछ दिनों में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से जो राजनीतिक अस्थिरता है वो बांग्लादेश में पनपनी शुरू हो गई और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें भागने की नौबत आ गई। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2018 में जब बांग्लादेश की शेख हसीना की उस समय की सरकार ने जो 30 प्रतिशत का जो आरक्षण था, जो कोटा था, फ्रीडम फाइटर्स का, उसे खत्म करने का निर्णय लिया था। हो कुछ ये रहा था कि जो वहाँ की रिजर्वेशन सिस्टम है, उसमें कोटा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो नॉन कोटा होल्डर्स थे उनका सिर्फ 44% यानी 44% ही रिजर्वेशन रह गया था। यानी बाकी 64% जो है वो कोटा होल्डर्स के पास ही चला गया था। तो इससे कहीं न कहीं जो वहाँ के ऑपोज़िशन है उनके मन में ये शुरू हो गया कि भाई जो शेख हसीना है वो अपने ही लोगों को सरकार के बड़े पोज़ीशंस पर भर्ती करना चाहती हैं। तो एक अस्थिरता का माहौल तो पहले से था, लेकिन चूँकि 2018 में इसे भांपते हुए शेख हसीना ने 2018 में इसे विथड्रॉ कर दिया था और जो 30% का आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा था, उसे खत्म कर दिया था। हालाँकि उस समय कुछ समय के लिए ये बात जो है वो खत्म हो गई, लेकिन कहानी दोबारा तब शुरू हुई जब 2024 में 5 जून को बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने उसे दोबारा से लॉन्च करने का ऑर्डर दिए और कहा कि जो 30% का आरक्षण दिया जा रहा था फ्रीडम फाइटर्स को, उन्हें दोबारा दिया जाए। इसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि 44% ही नॉन कोटा होल्डर्स थे और ऑलरेडी 64% का कोटा जो है वो अलग-अलग रिजर्वेशंस के कारण चोक हो गया था। तो वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं या बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भीतर एक विद्रोह पैदा हो गया है इस निर्णय को लेकर, हाई कोर्ट के इस निर्णय को लेकर। और जगह-जगह जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हालाँकि शांतिप्रिय प्रोटेस्ट ही थे, कहीं पर वैसी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना की जो सरकार है, उन पर एक अलग तरह का दबाव बन रहा था। और इसे दबाने के लिए शेख हसीना ने एक पुलिस की और वहाँ के जो लोकल आवामी लीग की जो स्टूडेंट्स की विंग है, उसका सहारा लिया और इसे रोकने के लिए एक अलग तरह का जो अलग तरह का रास्ता है वो अपनाया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जो स्टूडेंट्स थे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो गई उस प्रोटेस्ट में। हालाँकि ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ्स हुई इस इन प्रोटेस्ट में। इसकी वजह से शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उनके भीतर एक विद्रोह पनप गया और उनके भीतर एक माइंडसेट पैदा हो गया कि अब जो है वो शेख हसीना की सरकार को हटाना है। लेकिन मुद्दा जो था वो अभी भी वो रिज़र्वेशन का ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उसने जब देखा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हैं, तो जो रिज़र्वेशन का जो फैसला था उसे विथड्रॉ कर दिया और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो सारे कोटाज़ उसमें थे वो कुछ इम्पोर्टेंट कोटाज़ को छोड़कर सारे कोटाज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया, हटा दिया। तो अब टोटल नॉन कोटा का जो रिज़र्वेशन परसेंटेज था वो बढ़ के 97% हो गया। तो इससे स्टूडेंट्स में एक खुशी की भावना तो आई, लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार का ऑप्रेसिव पॉलिसी थी उनके प्रोटेस्ट को लेकर के, तो वो उसने स्टूडेंट्स के भीतर एक शेख हसीना के जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन पैदा कर दिया और उनके माइंड में अब ये बैठ गया कि शेख हसीना की सरकार को किसी न किसी तरीके से हटाना है। तो उसके कारण दोबारा प्रोटेस्ट होने लगे और इस बार जो है वो जो स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश में, वो अलग-अलग जगहों के स्टूडेंट्स जो है वो शेख हसीना के घर की घेराबंदी करने लगे और जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो शेख हसीना ने मिलिट्री की सहायता माँगी कि भई हम मिलिट्री की मदद से जो है वो स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को दबाएँगे। तो शुरुआती दौर में हालाँकि कई बार जो स्टूडेंट्स लीडर्स थे उन पर दबाव बनाया गया और झूठे तौर पर उनसे बयान दिलवाया गया है कि हम प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सेकंड टाइम जब ये ऑप्रेसिव पॉलिसी शुरू हुई तो उसमें भी फिर वायलेंट रूप लिया और जो 4 अगस्त का दिन था
उस दिन उसे आप ब्लैक संडे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में 100 स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। तो ये सब देखते हुए जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहें या जो सेनाध्यक्ष थे वकार उज जमान, तो उन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को क्लियरली कह दिया कि चाहे प्रोटेस्ट हो या जो भी हो, लेकिन हम इन स्टूडेंट्स पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे और इन्हें टेररिस्ट नहीं मानेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वकार उज जमान जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, उनके और पॉलिटिकल विंग के बीच एक टसल शुरू हो गई और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण जो है वो ये सारी चीजें क्रिएट होने लगी और लास्ट में ये माहौल बन गया कि जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने फाइनली एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक नोटिस जारी किया और कहा कि जो शेख हसीना है उन्हें 45 से 50 मिनट का समय दिया जाता है और वो इस्तीफा दे और देश से बाहर चली जाए, एग्जाइल में चली जाए। तो मिलिट्री जो है, हालांकि वो भले ही शेख हसीना की गवर्नमेंट के अपोजिशन में थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही थी और उन्होंने ओपनली ये सारी जो उनकी जो स्पीचेस थी या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने नोटिफिकेशंस जारी किए, उसमें भी उन्होंने कहा कि वी आर विद पब्लिक। तो जो पब्लिक पॉलिसी है हम उसके साथ हैं और इसकी वजह से जो वहाँ की सेना है, वहाँ की सेना ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे वहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी आती है या मिलिट्री का शासन होता है या क्या होता है। यहाँ पे एक थ्योरी और अभी यहाँ पे हो रही है, हालांकि एलिजिट है, एलिजिडली ये कहा जा रहा है, कथित रूप से कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले चूंकि शेख हसीना के ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो एक वेस्टर्न कंट्री है, तो कोई वेस्टर्न कंट्री है जो ये दबाव बना रहा है कि बांग्लादेश में अगर उन्हें मिलिट्री बेस बनाने नहीं दिया जाएगा तो म्यांमार को और बांग्लादेश को तोड़कर वो एक नई तरह की जो है वो नए देश की स्थापना करेंगे और फिर वहां पे अपना मिलिट्री कैंप बनाएंगे, मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने ओपन फोरम में दिया, जिसकी वजह से जो है वो एक तरह से चैलेंज था वो, और कहीं ना कहीं यूएसए का नाम कथित तौर पर सामने आ रहा है कि यूएसए ने ही की ही तरफ जो है वो शेख हसीना का इशारा था। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल जो वहाँ के लीडर्स हैं उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो चीजें चल रही हैं, ये यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज के बहकावे में हो रही है और उनके द्वारा संपोषित की जा रही है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता भी हैं और जिन्हें बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ था भारत की सहायता से। तो उनकी जो मूर्तियां हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ से परे है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो फादर ऑफ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश नेशन की, उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इशारा भी करता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी हो सकती है। हालांकि ये अभी तक साफ साफ नहीं हुआ है कि ये सही है या गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि अब जो अभी जो करंट सिचुएशन है वो बांग्लादेश में ये है कि वहाँ मिलिट्री का रूल अभी चल रहा है। तो अब मिलिट्री का रूल है और वकार उर जमान जो है वो अब इंडिया की तरफ किस तरह से वो देखते हैं, इंडिया की तरफ से उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, ये अब देखना दिलचस्प होगा। तो खैर अभी शेख हसीना हमारे इंडिया में ही है, तो मे बी इसे एक ऑपोजिशन के रूप में भी देखा जाए कि वहाँ के जो लोग हैं चूंकि शेख हसीना से बहुत खफा थे, तो शेख हसीना की मदद या उन्हें शरण देने के कारण हो सकता है कि इंडिया के लिए भी एक कन्फ्लिक्ट जैसे या कन्फ्लिक्ट माइंडसेट पैदा हो, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज इंटरनेशनल लेवल पर काफी अलग तरह से होती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस और आगे भी मैं आपको रिपोर्ट्स देता रहूंगा जो भी मेरे सामने आती रहेंगी। और थैंक यू, थैंक यू सुनने के लिए, धन्यवाद।